नमस्ते मैडम जी। नमस्ते बच्चों, कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ लीजिए। धन्यवाद मैडम जी। अभी मैं अटेंडेंस लूंगी, सभी लोग यस बोलिए। चिन्नू, यस मैडम। स्वीटी, यस मैडम। नियोग, नहीं आया मैडम। पनु, सनी, कहाँ गए सभी लोग? मैडम जी, दीपावली मनाने के लिए अपने अपने गांव गए हैं। क्या अभी नहीं आए वापस? हमारी पाठशाला तो शुरू हो गई है। अरे नहीं दो बेटे, आज हम कारक चिन्हों के, जो व्याकरण विभाग में कारक चिन्ह होते हैं ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ मैडम जी, जरूर बताइए, हम ठीक तरह से सुन लेंगे। हाँ हाँ स्वीटी, जरूर बताऊंगी मैं। बच्चों, कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। पहले मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता चुकी हूँ और आपको मालूम भी है संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। हाँ मैडम जी, पता है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थल तथा भावों के नाम सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं ना। हाँ बेटा, सही है आपका जवाब। मैडम जी, मैं बताऊंगी सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही बढ़िया स्वीटी। आपको पता हुआ ना, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जरूर मैडम। तो इधर ध्यान से देख लो बच्चों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक और चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवा है संबंध कारक और नंबर 7 का कारक है अधिकरण और 8वां कारक है संबोधन कारक। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरह हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। जैसे एक एक करके और उसके चिन्हों के बारे में अभी हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ मैडम जी, आप एक एक करके बताती जाइए। पहला कारक है कर्ता कारक, यानी इससे क्रिया करने का बोध होता है, यानी काम करने का बोध होता है। इसका कारक चिन्ह है बच्चों ने। कारक चिन्ह कौन सा है? ने है। जैसे उदाहरण, रमेश ने सुरेश की सहायता की, बाजीगर ने अनेक चमत्कार दिखाया। इस तरह जो उदाहरणों के साथ हम देखें तो हमको मालूम हो जाता है कि कारक चिन्हों को, यानी कर्ता कारक को कहाँ पर उपयोग करते हैं वाक्य में। यानी रमेश ने, जहाँ यहाँ पर संज्ञा के जो परिभाषा के अनुसार उसके संबंध वाक्य में, जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध कहाँ पर होता है उसके शब्दों के साथ उसको उपयोग करते हैं। जैसे रमेश ने, यहाँ पर देख रहे हैं रमेश ने, रमेश तो संज्ञा है और उसके साथ ने का उपयोग किए हैं। इस तरह आपको क्या करना है, कर्ता कारक को पहचानना है। हाँ मैडम, और अगला कारक का परिभाषा बताइए। हाँ हाँ स्वीटी, मैं जरूर बताऊंगी, बहुत ही उत्सुकता से तुम पढ़ती हो। और दूसरा कारक है कर्म कारक, इससे क्रिया के फल भोगने वाले का बोध होता है। इसका चिन्ह है बच्चों को। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, मालिक ने नौकरों को वेतन दिया, और दूसरा उदाहरण है लोगों ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर को का जो उपयोग हो चुका है, कर्म का जो चिन्ह है को। मालिक ने नौकरों को वेतन दिया। किसको वेतन दिया? नौकरों को वेतन दिया। इसीलिए यहाँ पर हम 2 कारक चिन्हों को देख सकते हैं, मालिक ने और नौकरों को। ने भी आ चुका है हमारे कर्ता कारक, और को भी आ गया है। इसको हम तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो को कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक चिन्ह।
और तीसरा कारक चिन्ह है बच्चों करण कारक। इसे क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध होता है। इस कारक का चिन्ह है से। कारक का चिन्ह कौन सा है? से। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, किसान हल से खेत जोत रहा है। यहाँ पर किसान किससे? हल से। जो क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे किसान क्या कर रहा है? हल से अपने खेत जोत रहा है। रमेश कलम से पत्र लिखता है और आप भी कलम से अपने कार्य लिख रहे हो। इस तरह जो से का उपयोग करते हैं वह करण यानी सहायता देने वाले क्रिया के जो काम होते हैं, क्रिया के होने में सहायता जो कारक करता है उसे करण कारक कहते हैं बच्चों। बहुत ही बढ़िया मैडम जी, क्योंकि हर कार्य में क्रिया में जो सहायता देगी उसे करण कारक कहते हैं ना। हाँ स्वीटी, जरूर। और अगला कारक है संप्रदान कारक। इसे क्रिया करने के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है। इस कारक के चिन्ह है के लिए, के द्वारा, के वास्ते। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रिया करने के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है। जैसे उदाहरण से आपको पता चलता है, माता ने बेटी के लिए एक अंगूठी खरीदी। यहाँ पर स्वीटी की माँ क्या करती है? स्वीटी के लिए, यहाँ पर आ गए ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं? उद्देश्य या प्रयोजनों का बोध हो रहा है। यहाँ पर माता ने अपनी बेटी के लिए क्या खरीद लेती है? एक अंगूठी खरीदती है। और इसी तरह दूसरा वाक्य है, नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाई और तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो। चिन्नू स्वीटी के लिए पुस्तक लाया। के लिए जिस तरह हम उपयोग करते हैं वह क्या है? संप्रदान कारक है। इस तरह हम कारक चिन्हों को पहचान लेते हैं। हाँ मैडम जी, संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं के लिए, के द्वारा, के वास्ते। ठीक है ना? हाँ जरूर बेटे। और अगला कारक है बेटे अपादान। इसका परिभाषा है जिससे किसी क्रिया के एक स्थान से हटने या दूर होने का बोध होता है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए उदाहरण। इसका पहले हम कारक चिन्ह को जान लेते हैं से। इसका उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है। यानी गंगा ये तो नदी है, हिमालय एक स्थान है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से एक स्थान से निकलती है और हटती है। और दूसरा उदाहरण है पेड़ से फल गिरा। पहले तो फल पेड़ में होता है और उसके बाद फल कहाँ गिरा? नीचे गिरा। इस तरह पेड़ से फल गिरा। इस तरह जो से का उपयोग करते हैं वह अपादान कारक है। सभी लोग समझ रहे हैं ना? हाँ मैडम जी, मुझे तो आपका क्लास बहुत ही अच्छा लगता है। और अगला कारक है बेटे संबंध कारक। यहाँ पर जो शब्द सुनते ही आपको मालूम होना चाहिए कि संबंध क्या होता है। एक दूसरे से, दोनों के बीच जो गाढ़ रिश्ता होता है उसको संबंध बोलते हैं। ठीक है? इसका परिभाषा है, इससे संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है। यानी भिन्न भिन्न जो संज्ञा के बीच, यानी जो नाम हो और जो वस्तु, स्थल जो भी होता है उसके बीच क्या होता है? संबंध होता है। इसका चिन्ह है बेटे का, के, की। इसका चिन्ह कौन कौन से हैं? का, के, की। इस तरह। और इसको हम उदाहरणों के साथ देख लेंगे। सरोवर का पानी स्वच्छ होता है। सरोवर और पानी के बीच में जो संबंध है, सरोवर में पानी है तो इसके बीच में जो संबंध जुड़ रहा है वह का है। और दूसरा उदाहरण है सोहन के दादा निरक्षर थे। सोहन के दादाजी किनके हैं? सोहन के हैं। ये तो संबंध के रूप में हम देख रहे हैं। शशि की माता खुश थी। शशि की माता, किसकी माता? शशि की माता। इस तरह हम संबंध कारक को देख लेते हैं। हाँ मैडम जी, मैं भी एक उदाहरण बताऊं? हाँ बताओ बेटी।
चिन्नू के पिताजी डॉक्टर है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। के का उपयोग तुमने किए ना, वही संबंध कारक है। ठीक है। और अगला कारक है अधिकरण कारक। इसका परिभाषा है, इससे क्रिया के होने के स्थान या समय का बोध होता है। क्रिया के जो होने का स्थान और समय का बोध होता है। आपको चिन्हों के बारे में मैं पहले बताती हूँ। और इसका चिन्ह है में पर। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए बच्चों। रमेश के पिता मुंबई में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं रमेश के पिताजी? मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पर मुंबई में का उपयोग हो चुका है ना, इसका स्थान बताया है ना। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, पेड़ पर अनेक पंछी बैठते हैं। पेड़ पर स्थान या समय। स्थान का जो पता होता है उसे हम क्या करते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। इसका चिन्ह होता है बच्चों में और पर। मैं भी एक उदाहरण बताना चाहता हूँ मैडम जी। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, कितने अच्छी तरह से तुमने अधिकरण कारक को समझ गए। और अंतिम कारक है संबोधन कारक। इसका परिभाषा है, इससे किसी संज्ञा को पुकारने का भाव प्रकट होता है। यानी किसी भी संज्ञा को पुकारने का भाव प्रकट होता है। इसका कारक चिन्ह होता है अरे, हे, ओ, हो, वाव। इस तरह जो चिन्ह होते हैं उसको संबोधित करते हैं। जैसे उदाहरण को आप देख सकते हैं, अरे यह क्या हो गया? अरे ये उच्चारण से ही पता चलता है आपको। अरे भगवान, और वाह कितना अच्छा है। इस तरह जो संबोधन करते हैं उसे संबोधन कारक बोलते हैं। इस तरह आज के दिन हमने 8 कारकों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं बच्चों। ठीक है ना? हाँ जरूर मैडम जी, हम बहुत सारे कारक चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। और आज के इस कक्षा हमारे लिए बहुत ही बढ़िया थी मैडम जी। और मैं भी एक संबोधन कारक के लिए उदाहरण बताना चाहती हूँ। जरूर बताओ स्वीटी। अरे चिन्नू, क्या लेकर आए हो? बहुत ही बढ़िया स्वीटी, तुम तो बहुत होशियार निकली। इस कक्षा में हम कारक चिन्हों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे बच्चों।